समय होता है 1985 का, जहां समुद्र के किनारे थॉमस नाम का एक लाइट हाउस कीपर को जख्मी हालत में एक लड़की बेहोश मिलती है। वह उस लड़की को अपने लाइट हाउस में ले आता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वह देखती है कि उसके पेट पर पट्टी लगी होती है। वह समझ जाती है कि उसकी जान थॉमस ने बचाई है और थॉमस को बताती है कि समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा राज्य है जिसका नाम एटलांटिक है। मैं उस राज्य की क्वीन हूँ और मेरे कुछ दुश्मनों ने मुझ पे हमला कर दिया था, जिसके कारण मैं जख्मी हो गई थी। समय के साथ थॉमस और क्वीन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम वह रखते हैं आर्थर। कुछ सालों बाद वही क्रीचर वापस आ जाते हैं जिन्होंने पहले भी क्वीन के ऊपर अटैक किया था और उसे घायल किया था। एक बार फिर से वह क्वीन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें किंग ने आदेश दिया है तुम्हें वापस ले जाने का, लेकिन क्वीन उनके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए क्वीन उन सब पर अटैक करके उन सभी को खत्म कर देती है। इसके बाद क्वीन थॉमस को कहती है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार पूरी हो जाएगी और जिससे हमारे बेटे को भी खतरा हो सकता है। एक दिन मैं वापस जरूर लौट के आऊंगी, यह कहकर क्वीन अपने राज्य में चली जाती है। कुछ सालों बाद क्वीन और आर्थर का बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है और जब वह अपनी क्लास के साथ फिश एक्वेरियम हॉल में जाता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे उसको परेशान करने लगते। तभी वहाँ पे एक शार्क गुस्से में आ जाता है और गिलास पर टक्कर मारना शुरू कर देता है और फिर आर्थर उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है, जिसके कारण वह शार्क वहीं पे शांत हो जाता है। यानी कि आर्थर समुद्र के क्रिएचर से बात कर सकता है, उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। यह सब देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। इस घटना के कई सालों बाद दिखाया जाता है एक रशियन सबमरीन को। इस पर कब्जा करने के लिए कुछ समुद्री लुटेरे उसके अंदर घुस जाते हैं। तभी आर्थर आ जाता है यानी कि एक्वामैन और सभी समुद्री लुटेरों को मार देता है और सबमरीन के अंदर बचे हुए सिपाहियों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वह उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर समुद्री लुटेरों का सरदार होता है। वह उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन आर्थर यानी कि एक्वामैन इतना पावरफुल होता है कि सरदार को एक ही बार में दूर फेंक देता है। इसके बाद हम सरदार के बेटे को देखते हैं जिसका नाम डेविड होता है और एक्वामैन और सरदार के बीच में घमासान लड़ाई होती है, जिसके बीच में समुद्री लुटेरों के सरदार के पैर के ऊपर एक मिसाइल आके गिर जाती है और उसका बेटा उस मिसाइल को उठाने की बहुत कोशिश करता है और अपने पिता को बचाने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वह एक्वामैन से बदला लेने की सोचता है और कहता है कि वह एक दिन जरूर एक्वामैन को अपने हाथों से मारेगा। फिर हम समुद्र के नीचे देखते हैं जहाँ पर 7 अलग अलग राज्य होते हैं और उन राज्यों में से एक का राजा ओर्म होता है जो ओरवेस का बेटा होता है, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है। यानी कि ओर्म एक्वामैन का छोटा सौतेला भाई होता है और इन दोनों की माँ एक ही होती है, लेकिन ओर्म इंसानों से नफरत करता है, इसीलिए समुद्र के नीचे दूसरे राजा जिसका नाम नीरस होता है उससे जाके मिलता है और वह नीरज से कहता है कि इंसान समुद्र की सतह पर गंदगी मचा रहे हैं, जिसके कारण पानी गंदा हो रहा है और हमारी मछलियां भी मर रही है। वह हमारी दुनिया को खत्म कर रहे हैं, हमें उन पर अटैक करना चाहिए। लेकिन नीरज उसकी इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि अगर तुम्हें उन सब पर अटैक करना है तो सबसे पहले 7 राज्यों में से 4 राज्यों की सहमति तुम्हारे पास होनी चाहिए, जिसमें से 2 राज्य पहले ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर 4 राज्य तुम्हारे साथ हो जाते हैं फिर तुम ओशियन मास्टर बन जाओगे जो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। फिर उसके बाद तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, पर मैं तुम्हें सहमति नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ओशियन मास्टर बनने के लिए ही कर रहे हो और जिस गद्दी पे तुम अभी बैठे हो उसका एक और दावेदार है जिसका नाम एक्वामैन है जो आधा इंसान है। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इंसानों का एक सबमरीन आके इन दोनों पे अटैक कर देता है, जिसके कारण राजा नीरस के कुछ साथी भी मारे जाते हैं। फिर और में इंसानों के सबमरीन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद राजा नीरस को समझ में आ जाता है कि इंसान हमारे दुश्मन है, इसीलिए वह ओर्म से हाथ मिला लेता है। अब ओर्म के कुछ लोग डेविड के पास जाते हैं जिसके पिता की मृत्यु एक्वामैन की वजह से हुई थी। वह डेविड को कुछ सोने की अशर्फियाँ देते हैं, लेकिन डेविड कहता है कि मुझे सोना चांदी धन दौलत नहीं
नहीं चाहिए, मुझे बस एक्वामैन चाहिए जिसने मेरे पिता को मारा है। पर उसकी बातों का जवाब दिए बिना वह वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात को दिखाया जाता है कि समुद्र में एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है जिससे आसपास की हर एक चीज तबाह होने लगी। इसी तूफान में आर्थर यानी कि एक्वामैन और उसके पिता एक गाड़ी में साथ ही जा रहे थे। समुद्र की ऊंची लहरें इतनी तेज होती है कि उनके गाड़ी को पानी में खींच देती है। तभी मिया नाम की एक लड़की आती है जो एक्वामैन को बचा लेती है और उससे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि तुम एटलांटिक के असली वारिस हो। मीरा राजा नीरस की बेटी होती है जो कि एक्वामैन के सौतेले भाई ऑर्म से मिल चुका होता है। हालांकि एक्वामैन एटलांटिक वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वहीं के राजा ने उसकी माँ को मरवा दिया था, लेकिन मीरा के कहने पर एक्वामैन एटलांटिक चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात बोल्को से होती है। बोल्को वही था जिसने एक्वामैन को बचपन में युद्ध की सभी कलाएं सिखाई थी। बोल्को एक्वामैन को बताता है कि हमारे दुनिया में पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। तुम्हारे सौतेले भाई ऑर्म ने राजा नीरस को अपने साथ मिला लिया है और वह दोनों मिलकर दो और किंगडम को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। फिर बोल्को एक्वामैन को एक ट्राइडेंट दिखाता है और कहता है कि यह एटलांटिक के पहले राजा का है जिसे पोसाइडन के लोहे से बनाया गया है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि यह समुद्र के हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। यह उस दौर की बात है जब एटलांटिक पानी के ऊपर था, पर राजा के कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से पानी में एक ऐसा भूचार आया जिसके कारण एटलांटिक पानी के नीचे चला गया। धीरे धीरे हमने पानी में सांस लेना सीख लिया। राजा ने अपने आप को इस बात की सजा दी और गुमनामी की जिंदगी को धारण कर लिया। इसके बाद राजा को और न ही उसके ट्राइडेंट को कभी किसी ने देखा और जिसके पास भी वह ट्राइडेंट होगा वह पूरे समुद्र पर राज कर सकता है। बोल्को चाहता है कि एक्वामैन उस ट्राइडेंट को ढूंढे और इस समुद्र का नया राजा बन जाए। बोल्को एक्वामैन को एक धातु का चीज दिखाता है और बताता है कि हमें यह कुछ वक्त पहले मिला है और यह चीज उस वक्त का है जब एटलांटिक पानी के ऊपर था और हमें पूरा विश्वास है कि पहले वाले राजा ने हमारे लिए इसके अंदर कुछ संदेश रखा होगा या फिर इसके अंदर ट्राइडेंट का पता होगा कि जिससे हम ट्राइडेंट तक पहुंच सके। एक्वामैन के सौतेले भाई ऑर्म के सिपाही एक्वामैन पर अटैक कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर ऑर्म के पास में ले आता है। ऑर्म एक्वामैन को लड़ाई की चुनौती देता है और उसकी इस चुनौती को एक्वामैन स्वीकार कर लेता है और इसके बाद एक्वामैन और उसके सौतेले भाई ऑर्म के बीच में एक घमासान फाइट होने लगती है जहां एक्वामैन के पास उसकी माँ का ट्राइडेंट होता है और उसके सौतेले भाई ऑर्म के पास उसके पिता का ट्राइडेंट होता है। इन दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है। एक पल ऐसा आता है कि ऑर्म एक्वामैन के ट्राइडेंट को तोड़ देता है और उसको मारने ही वाला होता है कि मीरा आके ऑर्म पर अटैक कर देती है जिसके कारण ऑर्म काफी दूर जाके गिरता है और मीरा एक्वामैन को लेकर निकल जाती है। यह दोनों सहारा डेजर्ट पहुंच जाते हैं। इसके नीचे ही किंगडम ऑफ डेजर्ट की जगह होती है जहां पर एटलांटिक के पहले राजा का ट्राइडेंट बनाया गया था और यह सब उस मशीन पर आ जाते हैं जहां से पोसाइडन की स्टील से ट्राइडेंट को बनाया गया था। यह सब उस मशीन पर बोल्को के दिए हुए धातु को रखते हैं पर यहाँ पर कुछ हलचल नहीं होती। फिर तभी मीरा एक्वामैन के माथे का पसीने को मशीन के ऊपर डालती है जिसके कारण मशीन एक्टिव हो जाती है क्योंकि पहले यह जगह पानी के नीचे थी और इसे एक्टिवेट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। और अब हम यहाँ पे पहले राजा की होलोग्राफी इमेज को देखते हैं जो कहते हैं कि अगर यह ट्राइडेंट किसी गलत हाथों में पड़ गया तो यह पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, पर यह सही हाथों में लगा जो इसका वारिस है और इसके लिए उसे अपने आप को साबित करना होगा। उसे दुनिया के आखिरी छोर तक जाना होगा। फिर तभी मशीन के अंदर से एक बोतल निकलती है जिसके अंदर एक नक्शा होता है। इस नक्शे के मुताबिक इन सभी को इटली के एक छोटे से शहर में जाना होता है और यह दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने के बाद इन्हें उस लोकेशन का पता चल जाता है जहां पर ट्राइडेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है जिसके पास ऑर्म के कुछ सिपाही आते हैं और उसे एक खास सूट देते हैं जो उन्होंने अपने सिपाही के लिए बनाया था। डेविड उस सूट को हाईटेक कर देता है और उसके अंदर बहुत ही सारे मिसाइल और हथियार लगा देता है ताकि वह एक्वामैन को मार सके। फिर हमें
एक्वामैन और मीरा को दिखाया जाता है जो उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर ट्राइडेंट होता है। तभी उनके ऊपर डेविड अटैक कर देता है। उसके पास जो हथियार होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं जिसके सामने एक्वामैन भी टिक नहीं पाता। फिर एक्वामैन अपने दिमाग और पावर का इस्तेमाल करके डेविड को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और मीरा और एक्वामैन दोनों ही एक नाव में बैठ के आगे चले जाते हैं। जब वह आगे जाते हैं तो पूरा जगह अंधकार हो जाता है और काफी सारे क्रीचर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। यह सभी क्रीचर रोशनी से दूर भागते हैं, इसीलिए एक्वामैन और मीरा दोनों ही रोशनी जलाकर पानी के नीचे चले जाते हैं, लेकिन वह क्रीचर उनका पीछा करने लगते हैं। पर तभी अचानक से उनके सामने एक रोशनी दिखाई देती है और यह दोनों उस रोशनी की तरफ जाने लगते हैं और देखते हैं कि यह एक पोर्टल है और यह दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उनके सामने एक लेडी को देखते हैं। यह लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ होती है जो आज भी जिंदा होती है। एक्वामैन अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वह उन्हें गले लगा लेता है। उसकी माँ उसे बताती है कि जब मैं अटलांटिक वापस आ गई थी तो मुझे राजा ओरवेक्स से शादी करनी पड़ी। हमारा एक बेटा भी हुआ। जब राजा को तुम्हारे बारे में पता चला तो गुस्से और नफरत के कारण उन्होंने मुझे इन जीवों के हवाले कर दी और जिस पोर्टल से तुम यहाँ पर आए हो मैं भी उसी पोर्टल से यहाँ पर आई थी। पर यहाँ से वापस जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ से वापस जाने के लिए तुम्हें उस ट्राइडेंट को हासिल करना होगा जिसकी रक्षा किस्सों कहानियों का वह भयानक राक्षस जिसका नाम कैरेथीन है वो करता है। अब एक्वामैन ट्राइडेंट को हासिल करने के लिए अंदर चला जाता है और उसके सामने ही ट्राइडेंट होता है। पर इससे पहले वह ट्राइडेंट तक पहुंचता उस पर कैरेथीन अटैक कर देती है, लेकिन एक्वामैन कैरेथीन की बात सुन सकता है और वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यह सुनकर कैरेथीन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है क्योंकि पहले राजा के बाद एक्वामैन ही उससे बात कर रहा होता है और कैरेथीन कहती है कि तुम कौन हो। फिर एक्वामैन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचाने के लिए आया हूँ और ट्राइडेंट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कैरेथीन जो ट्राइडेंट की रक्षक होती है वह कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। कोई भी पहले राजा के हाथों से ट्राइडेंट को खींच नहीं पाया। कई लोगों ने कोशिश की। अगर तुम भी ट्राइडेंट को खींच नहीं पाते हो तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इसके बाद एक्वामैन पहले राजा के मूर्ति के पास जाता है जिसके हाथों में ट्राइडेंट होता है। फिर एक्वामैन पहले राजा के हाथों से वह ट्राइडेंट को खींच लेता है जिससे उसका पूरा नर्वस सिस्टम पानी में रहने वाले हर एक जीव से जुड़ जाता है। इसके बाद हमें एक्वामैन को दिखाया जाता है जो अब मीरा के सामने आता है और उसका पूरा शरीर चेंज हो गया था। इसके बाद ओर्म को दिखाया जाता है जिसने एक और किंगडम को अपने साथ में मिला लिया था। अब उसके साथ 2 किंगडम हो चुके थे और वह चौथे किंगडम को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन चौथा किंगडम उनके साथ होने से मना कर देता है। हालांकि ओर्म उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि धरती वाले हमारे दुश्मन है और उनके इंसानियत को खत्म कर देना है, लेकिन चौथा किंगडम उनके इस बातों से सहमत नहीं होता। फिर ओर्म चौथे किंगडम पर अटैक कर देता है जिनके बीच में काफी घमासान लड़ाई होने लगती है। फिर हमें एक्वामैन को दिखाया जाता है जो अपनी माँ मीरा के साथ कैरेथीन क्रिएचर पर सवार होकर ओर्म के सिपाहियों पर अटैक कर देते हैं। सब देखते हैं कि एक्वामैन के हाथों में पहले राजा का ट्राइडेंट होता है तो सब उसे अपना राजा मान लेते हैं, लेकिन ओर्म उस राजा नहीं मानता। इसीलिए ओर्म एक्वामैन को चैलेंज करता है। दोनों पानी के ऊपर एक सबमरीन पर लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक्वामैन ओर्म को एक ही बार में हरा देता है और वह अपने ट्राइडेंट से ओर्म को मारने ही वाला होता है, लेकिन वह रुक जाता है। लेकिन ओर्म कहता है कि नहीं तुम मुझे मार दो, पर एक्वामैन कहता है कि मैं तुम जैसा नहीं। फिर तभी इन दोनों की माँ आ जाती है और वह कहती है कि कत्लेआम बहुत हो चुका। वह ओर्म को बताती है कि एक्वामैन ने मेरी जान बचाई है। बचपन से ही तुम्हें गलत सीख दी गई है कि जमीन और समुद्र अलग अलग होते हैं। और इसके बाद ओर्म को कैद कर लिया जाता है। फिर मीरा सबके सामने ऐलान कर देती है कि अटलांटिक का असली बादशाह एक्वामैन और मीरा एक दूसरे से प्यार करते थे। और इस मूवी का कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है।